बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम अकाउंटिंग की शुरुआत करें लेक्चर 1 से, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे अकाउंटिंग के मतलब कि अकाउंटिंग है क्या चीज़। सबसे पहले अकाउंटिंग अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये कारोबार की लैंग्वेज है। जो कारोबारी हजरात लोग हैं उस वो ख़ास तौर पे इसको समझना चाहेंगे। वो क्या किस तरह से क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वो मालूमात को कैसे शेयर करते हैं। जी, अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस सिस्टम की एक लैंग्वेज है जो क्या करती है, मालूमात को कम्युनिकेट करती है दूसरे लोगों तक। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और बाकी इसकी मालूमात को देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अकाउंटिंग, द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, तमाम के तमाम कारोबार के मामलात को की मालूमात को इकट्ठा करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई काम सर अंजाम देते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई समराइजिंग वगैरह समरी वगैरह तैयार करते हैं। ठीक है, और जिसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम ये तय करते हैं कि बिजनेस के माली मामलात हैं क्या। इसको ज़रा मज़ीद डिटेल में समझते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया? सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस किया गया रिकॉर्ड को। भाई ये ट्रांजैक्शन का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजैक्शन मींस जितने भी माली मामलात का लेन देन है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनको क्लासीफाई कर दिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? क्लासीफाई किया जाएगा। मींस के उनको सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड किया जाएगा। हर ट्रांजैक्शन को अलग-अलग रखा जाएगा। उनकी फिर समरी तैयार की जाएगी, उनको एक समराइज्ड फॉर्म में लिख लिया जाएगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और उसको समराइज्ड फॉर्म में उनकी क्लासिफिकेशन बना लेंगे, उनके ग्रुप्स बना लेंगे। उसके मुताबिक हम उनको उन ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट करेंगे। और आखिर पे इंटरप्रिटेशन है। आपने कोई काम सरंजाम देना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कारोबार की जो सही पोजीशन है वो क्या है, माली मामलात है क्या। भाई कारोबार प्रॉफिट के अंदर जा रहा है, नुकसान के अंदर जा रहा है। अब कारोबार की माली जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। ये डेफिनेशन के 4 पॉइंट्स थे। होप्स आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? भाई बुक कीपिंग होता है कि आपने तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन को एक ऐसन तरीके से उनको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड ऑल दी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर क्या होता है? ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं, उसके मुताबिक। ये आगे टॉपिक आएगा जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हम उसमें इसको देखेंगे। तमाम की तमाम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से मुराद ऐसी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर पैसे के मामलात होंगे, यानी कि पैसा जिसमें इन्वॉल्व होगा, वो ट्रांजैक्शन, वो लेन देन सारे के सारे हम रिकॉर्ड करेंगे। जी, अकाउंटिंग की ब्रांचेस देखेंगे। अकाउंटिंग की ब्रांचेस तीन तरह की अकाउंटिंग होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जिसमें हम कारोबार के माली मामलात को देखते हैं, हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, हम उनको देखते हैं कि कारोबार के अंदर नफ़ा हो रहा है या नुकसान होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है कारोबार का नफ़ा या नुकसान बताना और उसके माली मामलात के मतलब बताना। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? कारोबार के अंदर जितनी भी चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उनकी लागत कितनी आ रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये काम होता है कि ये तमाम की तमाम कॉस्ट जो आपने चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है? मैनेजरियल अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या नहीं करना, ये सबसे पहले फाइनेंस वालों, कॉस्ट अकाउंटिंग वालों को पूछा जाएगा। सपोज कीजिए कि डिसीजन लेना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट को सबसे पहले पूछा जाएगा, हाँ भाई आप ये कैलकुलेट करके बताएं कि इसकी कॉस्ट क्या निकलेगी। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट वो कैलकुलेट करके बताते हैं। फाइनेंस वालों से पूछा जाएगा कि भाई इसके लिए सरमाया कहाँ से आएगा, वो बताएंगे उसके मतलब भी। जब सारा कुछ मैनेजरियल वालों के पास आ जाता है तो वो डिसीजन लेते हैं, हाँ जी, कि ये प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करिए। ये तीनों अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजरियल, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकती।
नेक्स्ट है जी बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कारोबार की डेफिनेशन देखते हैं। कारोबार क्या? कोई भी काम किया जाए, लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, कानूनी काम, और वो किया जाए फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट या अर्निंग ऑफ, उसका अर्निंग, कमाना मकसद क्या है, क्या कमाना मकसद है, नफा कमाना मकसद है। एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, जो कारोबार करने या नफा कमाने की गरज से कोई भी काम किया जाएगा, चाहे वो बुक्स बेचना हो, चाहे वो गाड़ियां बेचना हो, चाहे वो मोटर बाइक्स बनाना हो, चाहे वो दूध बेचना हो, कुछ भी ऐसी सरगर्मी, ऐसा काम जो कि कानूनी तौर पे जायज हो, वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस की टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, उनमें सबसे पहले भाई बिजनेस ट्रेडिंग में आ सकता है। ट्रेडिंग क्या होती है? बिजनेस ट्रेडिंग की शक्ल में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रेडिंग से मुराद बनी बनाई चीज़ों को खरीदना और आगे वैसे ही बेच देना उनको। मैं बनी बनाई चीज़ें कहीं से लेता हूँ और उनको आगे विदाउट मॉडिफिकेशन किए, यानी कि विदाउट उसके अंदर कोई चेंज किए, उसके अंदर बिना किसी तब्दीली के मैं उसे आगे वैसे ही फरोख्त कर देता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग से मुराद कि आप रॉ मटेरियल लेते हैं और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड के अंदर। फिनिश गुड क्या होता है? चीज़ों को मुकम्मल तैयार कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कि मॉडिफिकेशन करना। आप रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन करने के बाद, यानी कि तब्दीली करने के बाद, आप उसे सेल कर देते हैं चीज़ों को जी। मसलन मैं इसकी एग्जांपल दूं, मैं लकड़ी खरीदता हूं एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे, मैं उसको उससे चेयर्स बनाता हूँ, टेबल्स बनाता हूँ, दरवाजे बनाता हूँ, कवर्स वगैरह बनाता हूँ और बना के उनकी शेप चेंज करता हूँ और बेच देता हूँ। ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। इसी तरह से लोहा पिघला के मैं दरवाजे बनाता हूँ, लोहे की चेयर्स बनाता हूँ, मैं फैंस बनाता हूँ, कोई मशीनरी और बनाता हूँ और उनको बेचता हूँ, तो मॉडिफिकेशन आ रही है, तब्दीली आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। तीसरा है सर्विसेज। इसमें क्या होता है? इसमें कारोबार के अंदर कोई चीज़ें ना तो पैदा की जाती हैं और ना ही चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ना ही ट्रेड किया जाता है। इसमें सिर्फ हम सहूलत देते हैं। मसलन जैसे कि पीआई वाले सहूलत देते हैं, रेलवे वाले सहूलत देते हैं आपको, जैसे कि डेवो वाले आपको सहूलत देते हैं, जैसे मोबलिंग जैज़ वाले आपको सहूलत दे रहे हैं, पीटीसीएल वाले आपको सहूलत दे रहे हैं। क्या सहूलत दे रहे हैं? पीटीसीएल की बात करते हैं, वो आपको टेलीफोन बात करने की सहूलत दे रहे हैं, फिजिकली कुछ नहीं दे रहे, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मोबलिंग वाले भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पीआई वाले। ये बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो आपको सिर्फ सहूलत मुहैया करते हैं, आपके लिए आसानी पैदा करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि लॉयर, जैसे कि टीचर। ये आपको फिजिकली कुछ नहीं देते, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आई होप सो ओके, आपको ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का पता चल गया। नेक्स्ट है जी फॉर्म ऑफ बिजनेस। 3 तरह के कारोबार हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है भाई, गली मोहल्ले में एक जो दुकान खोली जा सकती है बआसानी, वो आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। आप मोहल्ले के अंदर क्या होता है? एक दुकान खुलती है, उसका मालिक वही होता है, वही चीज़ें लाने वाला भी होता है, बेचने वाला भी वही होता है, सारा कुछ वही होता है, वो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। नेक्स्ट पार्टनरशिप। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके अपनी प्रॉपर्टी या स्किल जो भी उनके पास खूबी है, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, वो मिलके बांट के वो क्या करेंगे? कारोबार को शुरू करते हैं, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि बनाई जाएगी अंडर द ऑर्डिनेंस ऑफ 1984, वो आर्टिफिशियल पर्सन या जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाएगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या लेंगे? एक आर्टिफिशियल पर्सन ही है, वो अपने नाम पे चीज़ें खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, उसके खिलाफ केस हो भी सकता है, वो दूसरों के खिलाफ केस कर भी सकती है। इसमें मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7 मिनिमम, और पब्लिक में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 3 तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकते हैं जी। सोल प्रोप्राइटर बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर होता है, पार्टनरशिप थोड़ा बड़े लेवल के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा लोग करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी 1984 के आइन के तहत बनाई जाती है और इसमें कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन स्टेटस शो करवाती है, इसके बिहाफ पे सारा कुछ करती है। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परचेजेस की। परचेजेस अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर परचेजेस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग है। मीन्स जब भी कारोबार के अंदर चीज़ें खरीदी जाएंगी, मसलन मेरा कारोबार कपड़े का है तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। मैं कपड़ा खरीदता हूं तो मैं कहूँगा गुड्स आर परचेज्ड, यानी कि चीज़ें खरीदी गई हैं। मैं गाड़ियों का कारोबार करता हूँ, मैं गाड़ियाँ खरीदता हूँ और बेचता हूँ, तो मैं अगर गाड़ियाँ खरीदूंगा तो वो मेरे लिए गुड्स कहलाएंगी। मैं बुक्स
का कारोबार करता हूँ, तो बुक्स अगर ख़रीदूंगा और बेचूंगा तो वो मेरे पास मेरे लिए वो जो बुक्स हैं वो गुड्स कहलाएंगी। जब भी कारोबार के अंदर चीज़ें खरीदी जाएंगी तो वहाँ पे नाम दिया जाएगा परचेजेस का। परचेजेस दो तरह की होती है, कैश परचेजेस। इफ़ द पेमेंट इज़ मेड ऑन द स्पॉट, उसी वक्त पेमेंट कर दी जाए तो वो कैश परचेजेस कहलाएगी। और पेमेंट अगर उसी वक्त ना की जाए तो वो कहलाता है क्रेडिट परचेजेस। इट मीन्स दैट द गुड्स आर परचेज फ्रॉम द सप्लायर, पेमेंट इज नॉट मेड एट द स्पॉट, यानी कि पेमेंट उस वक्त नहीं की जाएगी बल्कि फ्यूचर में कहीं पे की जाएगी। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है सप्लायर। सप्लायर वो शख्स होता है जिससे हमने चीज़ें खरीदनी होती हैं। नेक्स्ट, सेल। सेल से मुराद चीज़ों को बेचना, यानी कि जो हमने चीज़ें खरीदी हैं उनको आपने बेचना है, फरोख्त करना है, वो क्या कहलाता है आपके पास? सेल, या टर्नओवर भी उसे कहते हैं। यानी कि अपने ग्राहकों को चीज़ों को फरोख्त करना, बेचना, सेल कहलाता है। सेल दो तरह की होती है जी, कैश सेल, अगर पैसा उसी वक्त कस्टमर से ले लिया जाएगा तो वो कैश सेल कहलाएगा, और अगर पैसा उसी वक्त ना लिया गया तो बल्कि फ्यूचर में लिया जाएगा तो वो कहलाएगा क्रेडिट सेल। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर एट स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है जी, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम टाइम, इट इज सेड दैट क्रेडिट सेल हैव बीन मेड। अगर प्राइस उस वक्त ना मिली, प्राइस ऑफ द गुड्स नॉट रिसीव एट द सेम टाइम, इट इज सेड दैट द क्रेडिट सेल, वो क्रेडिट सेल कहलाएगी जी। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड यानी कि चीज़ें वापस आ रही हैं, इन्हें हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। जब हम अपने कस्टमर को चीज़ें फ़रोख्त कर देते हैं, वो किसी भी वजह से, स्टैंडर्ड उनका बेहतर नहीं है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री रीजंस की वजह से, डिफेक्टिव होने की वजह से, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं था, वो किसी भी वजह से चीज़ों को वापस कर सकता है, उन्हें नाम दिया जाएगा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यानी जो हमने चीज़ें खरीदी थी यानी परचेज रिटर्न, हमें वो पसंद नहीं है, किसी भी वजह से डैमेज थी, बिलो स्टैंडर्ड थी, हमने उनको वापस कर दिया। खरीदी हुई चीज़ों को वापस करना रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न कहलाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्रेडिट मीन्स उधार पे करना। भाई अगर ट्रांजैक्शन की जा रही है, अगर लेन देन किया जा रहा है और पैसे नहीं दिए जा रहे तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर, ऐसे लोग जिनसे पैसा लेना हो। डेटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना हो। मसलन मैं उधार पर चीज़ें जब फरोख्त करूंगा, भाई जब क्रेडिट बेसिस के ऊपर चीज़ों को सोल्ड किया जाएगा तो डेटर्स में इजाफा होगा। नेक्स्ट, अकाउंट पेबल, जिसे हम क्रेडिटर भी कहते हैं। क्रेडिटर ऐसे लोग जिनको हमने पैसा देना होता है। मीन्स भाई जब गुड्स खरीदी जाएंगी क्रेडिट के ऊपर तो हमने उधार पर चीज़ें खरीद ली, तो ऐसे लोग जिनसे उधार पर चीज़ें खरीदेंगे वो क्रेडिटर्स होंगे, क्योंकि हमने उनको पैसे देने हैं। परचेज डिस्काउंट एंड सेल डिस्काउंट बड़ा आसान है जी। चीज़ें जब खरीद रहे हैं हम और ख़रीदते वक्त हम कोई कंसेशन दे दें, कोई डिस्काउंट दे दें, पैसे में रायत दे दें, वो आपके पास परचेज डिस्काउंट कहलाएगा। और जब हम चीज़ फ़रोख्त करते वक्त जी, चीज़ एक ख़रीदना है और एक फ़रोख्त करना है। अगर ख़रीदते वक्त परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो परचेज डिस्काउंट कहलाएगा, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो सेल डिस्काउंट कहलाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसको बात समझने की ज़रूरत है। सपोज कीजिए मैंने किसी शख्स को 3 माह बाद 1 लाख रुपया देना है। वो मुझे कहता है भैया आपने 3 माह बाद मुझे 1 लाख रुपया देना है, आप ऐसा करें, यानी 90 दिन के बाद आपने मुझे पेमेंट करनी है, आप ऐसा करें मुझे 60 दिन के बाद पेमेंट करें, आप 1 लाख की बजाय मुझे 95,000 पे कर दीजिएगा। उसने मुझे 5,000 रुपया छोड़ दिया, यानी ड्यू डेट आने से पहले, मुकर्ररा तारीख आने से पहले अगर मैं उन्हें कोई 10 दिन या 15 दिन पहले पैसे दे दूंगा तो मुझे वो रायत देंगे। लाख की बजाय मुझे 95,000 पे करना पड़ेगा, जो 5,000 मुझे छोड़ देंगे वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा जी। नेक्स्ट है अलाउंस। इस पॉइंट को भी समझना है भाई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आती है लेकिन उसमें थोड़ा डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट होने की वजह से उसकी प्राइस में थोड़ी कमी कर दी जाती है, उसे नाम दिया जाता है अलाउंस। Sometimes the customer find the goods purchased have minor defect. In that case, seller may agree to reduce the price of the damaged good. डैमेज होने की वजह से उसकी प्राइस थोड़ी कम कर देता है, तो जो प्राइस थोड़ी कम की जाती है वो क्या कहलाएगा? अलाउंस कहलाएगा। ट्रेड डिस्काउंट,
भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये ख़ास तौर पे समझने की ज़रूरत है। ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को प्रोवाइड करता है चीज़ों को ट्रेड करने के लिए, चीज़ों को फ़रोख्त करने के लिए। इसका अंदराज कहीं पे भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ होलसेलर को प्रोवाइड किया जाता है और इसका अंदराज नहीं किया जाता। अगर कहीं पे ट्रेड डिस्काउंट दिया भी होगा तो उसकी वैल्यू माइनस करके ट्रांजैक्शन होगी, वैसे नहीं लिखी जाएगी। एसेट, एसेट क्या होता है जी? एसेट ऐसी वैल्यूएबल आइटम्स, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी मलकियत में हो, आपके पास लीगल राइट हो, आपकी मलकियत ऑनरशिप में हो, आपके पास हक हो कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे डिस्पोज यानी कि बेच भी सकते हैं। एसेट्स ऐसी चीज़ें जो आपकी मलकियत में हों, वो एसेट्स कहलाएंगी। वो आपकी मलकियत में हो, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसे बेच सकते हो, और उस एसेट का फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो। मसलन मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं कंप्यूटर ख़रीदता हूँ, मैं मार्कर ख़रीदता हूँ, मैंने मार्कर एक ख़रीदा तो उसका फ़ायदा मुझे 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है, तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन कंप्यूटर, उसका फ़ायदा मुझे 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए है, तो वो एसेट कहलाएगा। लायबिलिटी, द अमाउंट विच अ बिजनेस लीगली बाउंड टू पे। भाई आउटसाइडर किसी भी शख्स को कंपनी ने पैसे अदा करने हैं, आपने किसी को पैसा देना है, तो वो लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि बैंक लोन, जैसे कि अकाउंट पेएबल। भाई आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो आपने उसे वापस भी करना है, तो वो क्या कहलाएगा? आपकी जिम्मेदारी कहलाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल सरमाया, ऐसा पैसा जिससे कारोबार का आगाज किया जाएगा, वो सरमाया कहलाएगा। मालिक कारोबार को शुरू करने के लिए जो पैसा या जो चीज़ें जो लेके आता है कारोबार को शुरू करने के लिए, वो इक्विटी कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल 2 तरह का होता है, इंटरनल कैपिटल या इंटरनल इक्विटी, ऐसा पैसा या चीज़ें जो मालिक खुद लगाए, और एक्सटर्नल कैपिटल या इक्विटी, ऐसा पैसा या चीज़ें जो किसी दूसरे शख्स से लेके। मसलन मुझे कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए था, मेरे पास 7 लाख था, मैंने 3 लाख रुपया बैंक से लिया, 7 लाख जो अपना लगाया। जो 7 लाख अपना लगाया वो इंटरनल इक्विटी कहलाएगा, जो बैंक से लेके लगाया वो एक्सटर्नल इक्विटी कहलाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सपेंसेस। भाई ये रूटीन में कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज अप टू द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। सिंपल सी बात, आमदन हासिल करने के लिए, यानी कि चीज़ों को फरोख्त करके जो हमारे पास आमदन आनी है, रेवेन्यूज आने हैं, उनको हासिल करने के लिए, जनरेट करने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, ऐसे खर्चे जिनका फ़ायदा हमें 1 साल से कम अरसे के लिए होगा, वो एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ड्राइंग्स, कैश या गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर या ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। मालिक अगर चीज़ें या पैसा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, घर के लिए ले जाए, वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। रेवेन्यू, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग विच इज़ एलोकेटेड करंट अकाउंटिंग पीरियड, 12 माह, यानी कि जो आपके पास एक ख़ास अरसे के लिए जो भी आपने आमदन कमाई, चाहे चीज़ों को फ़रोख्त करके, चाहे आपने कोई रेंट रिसीव करके, फ़ी रिसीव करके, इंटरेस्ट रिसीव करके, कमीशन रिसीव करके, यानी कि आपके पास जितना भी पैसा टोटल रिसीव हुआ, वो आपके पास क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। चाहे वो चीज़ों को फ़रोख्त करके हो, किसी भी तरह से आपके पास पैसा आए आमदन की शक्ल में, वो रेवेन्यू कहलाएगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, स्टॉक। कारोबार के अंदर चीज़ें ऐसी जो कि साल के आखिर पे बच जाएं, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। कारोबार हमने शुरू किया, सपोज कीजिए हम लकड़ी का कारोबार करते हैं, लकड़ी साल के आखिर पे थोड़ी बच गई, जो बच गई वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। और इस साल के लिए वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, लेकिन वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ये चीज़ बड़ी अहम है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल में जब जाएगा तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। पिछले साल का इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हम इंशाल्लाह जल्द ही सेकंड लेक्चर भी अपलोड करेंगे, जिसमें मज़ीद बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताई जाएगी। होप सो आपको अकाउंटिंग का बेसिक लेक्चर समझ आया। अगर किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, किसी तरह से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।